अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरिज फंक्शन या एरिज सॉल्यूशन। हम लोगों ने क्वांटम मैकेनिक्स 2 की सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है। इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोस में बात कर चुके हैं, ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वीडियो नंबर 17 है एरिज फंक्शन। 17 वीडियो है एरिज फंक्शन। तो आने वाली वीडियोज़ में इन टॉपिक्स पर भी बात करने की कोशिश करेंगे, ये देखते जाएँ। तो आइए इसको टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, इस एरिज फंक्शंस है ना, जो मेरे पास ये है 17वीं वीडियो है, इसको समझने से पहले हमें डब्ल्यू के भी मैट्रिक का पता होना चाहिए और किनेटिक फार्मूला का पता होना चाहिए कि जो एरिज फंक्शन है वो हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। कि बेसिकली जो क्लासिकल नॉन क्लासिकल रीजन्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए हम ये बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो इसलिए अगर आप लोगों को डब्ल्यू का मेथड और कनेक्टिव फार्मूला का पहले पता है तो बेहतर है। अगर नहीं पता तो इन दोनों के जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो एरीज फंक्शन होता है या जो एरीज सोल्यूशन होता है, इसका जो हमने लास्ट वीडियो में जो हमने कोनेटिक फार्मूला को स्टडी किया था उसमें हमने एक टेबल देखा था। ये देखो, ये मेरे पास टेबल है, टेबल 8.1 है। आप इसको जेडली की बुक से भी देख सकते हैं और ग्रिफिथ की बुक से भी। लेकिन चूंकि ये चैप्टर हम ग्रिफिथ की बुक से कर रहे हैं तो वरना हमारा जो ये क्वांटम मैकेनिक्स 2 जो क्वांटम मैकेनिक्स 1 की सीरीज वो हम जेडली से करते आ रहे हैं, लेकिन ये चैप्टर हम ग्रिफिथ की बुक से कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स की। अच्छा, तो ग्रिफिथ की जो 8वां चैप्टर है उसमें जो टेबल है, पहला टेबल है वो ये है। उसमें हमारे पास ये देखें फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये दो फार्मूले हैं। ये उस सूरत में है जब हमारे पास जी की वैल्यू बराबर या ज़्यादा हो किससे, ज़ीरो से। और ये दो फार्मूले हैं जब जी की वैल्यू लेस देन हो ज़ीरो से, उस वक्त हमारे पास दो ये हमारे पास फार्मूले होते हैं। तो हमें इसकी इंटेग्रल यानी कि जो दो फार्मूले लिखे हुए हैं उनको हमें इंटेग्रल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये देखिए हमारे पास इक्वेशन है, जो सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन दिस सोच इज अप्रोक्सीमेशन। यानी कि यही हमारे पास जो सोल्यूशन है जो कि डब्ल्यू के मेथड अप्रोक्सीमेशन को सोल्व करने में हमारी मदद करती है। ओके, तो ये डायरेक्ट फार्मूलाज हैं, ये इनको हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक और बात जो हम आज की वीडियो है इसमें हम डायरेक्ट सोल्यूशन को ही देखेंगे, जो डेरिवेशन है उसकी तरफ हम नहीं जाएंगे। ओके होगा। तो ये टेबल था, इससे टेबल का हमें पहले पता होगा, इसका आई होप आप लोगों ने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी। तो अब अच्छा, मैंने पहले अर्ज किया है कि इस टॉपिक को समझने से पहले आपको यह टॉपिक आना चाहिए कोनेटिंग फार्मूला। अब मैं इसको अगेन नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो पहले लेंथी हो जाएगी। इन सिंपल वर्ड मैं ये बता देता हूँ इधर कि हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास x2 है जो कि मेरे पास टर्निंग पॉइंट है। ओके, इसके गिर्द हमने ये एक बनाई थी रीजन, इसको हम पैचिंग रीजन का नाम देते थे। क्या है ये हमारे पास पैचिंग रीजन है। अभी पैचिंग रीजन क्या है, कौन सी है, कैसे आई है, ये लास्ट वीडियो में हमने इसको स्टडी किया हुआ है। ओके, तो ये मेरे पास जो इस साइड पर है ये मेरे पास क्या है, क्लासिकल रीजन है, और जो इस साइड पर हमारे पास नॉन क्लासिकल रीजन है। अब हम क्या करते हैं, जो ये पैचिंग रीजन है इस पैचिंग रीजन को हम जूम करके इनलार्ज करके, यानी कि अब हम इस डायग्राम को इस डायग्राम में ड्रा कर सकते हैं। वो डायग्राम कौन सी है, वो हमारे पास ये है, ये हमारे पास है। तो ये पी है ऐसे है। तो ये हमारे पास डायग्राम बन चुकी है। ओके, ये मेरे पास टर्निंग पॉइंट x2 ही है जो कि मेरे पास क्या है, टर्निंग पॉइंट है। ओके, ये मेरे पास क्या फंक्शन है, वो जो पैचिंग रीजन का फंक्शन हमारे लिए डन हो गया। तो अब क्या किया, इस डायग्राम को हमने इनलार्ज करके जूम करके इस तरह डायग्राम में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। ओके, यानी कि मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये मेरे पास पैचिंग रीजन ही है। क्या है, ये मेरे पास पैचिंग रीजन ही है जो कि हमारे पास ये वाला है। ये पैचिंग रीजन को हमने इनलार्ज करके इस तरह लिख दिया हुआ है। अब इसको हम नाम दे देते हैं, ये मेरे पास जो ओवरलैप है ये ओवरलैप नंबर 2 है हमारे पास। ये इतना जो ओवरलैप है ये ओवरलैप नंबर हमारे पास 01 है। डन हो गया। तो अब इसको हम दो पार्ट्स में चूंकि डिवाइड कर चुके हैं, ओवरलैप 1 2 ओवरलैप, यहाँ जो मेरे पास होगा वो x इज ग्रेटर देन 0 होगा, और यहाँ जो होगा वो x लेस देन 0 होगा हमारे लिए। तो अब यहाँ देखने की जिस तरह हमें नज़र भी आ रहा है कि जो हमारे पास दोनों लूप्स हैं
यानी जो यानी कि हम इन अदर वर्ड्स हम ये कहते हैं जो मेरे पास डब्ल्यू के बी मेथड है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, डब्ल्यू के बी। अब ये क्या होता है, ये भला क्या चीज़ है, इसको हमने स्टडी किया हुआ है, फंक्शन डब्ल्यू के बी। ओके, तो अब जो डब्ल्यू की बी मैं है ये टर्निंग पॉइंट, जो कि टर्निंग पॉइंट ये है पॉइंट से थोड़ा सा दूर है, दोनों तरफ है ये डब्ल्यू की बी मेथड। ओके, लेकिन एट टर्निंग पॉइंट, इस टर्निंग पॉइंट पर जो मेरे पास डब्ल्यू की बी मेथड है वो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके हम रीज़न पहले देखें, इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं जब हमने 3 पैचेस बनाए थे, 3 रीजन्स बनाए थे। ओके, तो हमने कहा था कि जो टर्निंग पॉइंट x1 और x2 है, इन दोनों पर जो मेरे पास डब्ल्यू कोई मेथड होता है वो फेल हो जाता है, उधर फॉल नहीं करता। ओके, क्यों? क्योंकि उधर मेरे पास जो एनर्जी होती थी वो पोटेंशियल की इक्वल हो जाती थी, इसलिए जो मेरे पास होता था पर टर्निंग पॉइंट x1 और टर्निंग पॉइंट x2 पर जो मेरे पास डब्ल्यू की मेथड था वो फेल हो जाता था। ओके, तो लिहाजा ये चूंकि ये भी टर्निंग पॉइंट x2 है, एक ही है इधर, तो डब्ल्यू के मेथड इज फेल है। अलबत्ता जो हमारे पास ये फंक्शन है पैचिंग रीजन का, इसका जो सोल्यूशन होगा वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। अलबत्ता अगरचे डब्ल्यू के मेथड इधर एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन जो इसका जो पैचिंग फंक्शन का जो फंक्शन होगा डब्ल्यू साई पी होगा, उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा होगा इधर। ओके, अब जो ग्रिफिथ की बुक है ये डायग्राम ग्रिफिथ की बुक पर 8.9 ये डायग्राम दी गई है। तो इस डायग्राम में देखें क्या किया हमने, पैचिंग रीजन को, जो कि मेरे पास ये पैचिंग रीजन है ऊपर वाला, इस पैचिंग रीजन को हमने 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा कौन सा है, जब x लेस देन 0 है, और दूसरा हिस्सा कौन सा, जब x लेस देन ग्रेटर देन 0 है। ओके, और ये दोनों क्या हैं, टर्निंग पॉइंट को ओवरलैप कर दे, यानी कि जो टर्निंग पॉइंट को सेपरेट कर दिया हुआ है। ओके, एक दूसरे एक टर्निंग पॉइंट के दोनों साइड पर हमने इन दोनों ओरिजिन्स को ले लिया हुआ है। अब हम फार्मूला जानते हैं कि जो मेरे पास मोमेंटम का फार्मूला है वो मेरे पास क्या है, ये है 2m e नेगेटिव वी एक्स। ये मेरे पास क्या है, फार्मूला है मोमेंटम का। ओके, ये मेरे पास क्या है, पोटेंशियल वी एक्स है। इसकी वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में निकाली हुई है। ओके, वो वैल्यू क्या है, ये मैं हमारे पास वैल्यू है एक्स प्लस ई। अब ये वैल्यू कहाँ से आई, कैसे है, इस आपको हमने जो लास्ट वीडियो है वीडियो नंबर 16 है जो मेरे पास, इसमें हमने निकाली हुई है इस वीडियो को। अब जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन गया, 2m ई नेगेटिव वी एक्स नेगेटिव, ये बन जाएगा। क्योंकि ये नेगेटिव है, ये भी यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये पॉजिटिव है, यहाँ भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2m नेगेटिव 0x, ये हमारे पास बच गया है। ओके, तो अब इसको जब हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद जो हमारे पास सोल्यूशन आएगा वो हमारे पास ये आएगा, ये हमारे पास सोल्यूशन है। हमने पहले कहा कि हम इधर डायरेक्ट जो वैल्यूज है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे, तो डेरिवेशन नहीं करेंगे। अब इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ ये मेरे पास m इक्वेशन है, और यहाँ जो मेरे पास अल्फा है, इस अल्फा की वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में निकाली हुई है, जो कि मेरे पास है अल्फा इज इक्वल टू 2m ओवर एच का स्क्वायर v0, और ये मेरे पास क्या है, इसका 1/3 है। इसकी वैल्यू हमने लास्ट वीडियो में निकाली हुई है। तो खैर जो मेरे पास मोमेंटम है वो हमारे पास अब ये बन चुका है, जिसको हमने एम इक्वेशन का नाम दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो मेरे पास ओवरलैप 2 है, ओवरलैप 1 है, इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम ओवरलैप 2 को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर जो ओवरलैप 1 होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सॉल्विंग ओवरलैप नंबर 2 ये हमारे पास है, तो ये मेरे पास इक्वेशन है। अब जो मेरे पास ये इक्वेशन है इसको हमने लास्ट वीडियो में देखा हुआ है कि जो मेरे पास मोमेंटम है, यानी कि ये देखिए जब हमने ओवरलैप 2 की बात की हुई है, तो जब हमारे पास जो वैल्यू है स्टार्टिंग वो 0 है, और जो फाइनल वैल्यू वो हमारे पास x है, ये भी स्टार्टिंग है, तो इसलिए जब हम ओवरलैप 2 को सोल्व करेंगे तो हम 0 से x की तरफ जाएंगे, और जब हम ओवरलैप 1 की बात करेंगे तो हम x से 0 की तरफ जाएंगे। ओके, ये हमारे पास बाउंड्री कंडीशन हमें इसका पता होना चाहिए। तो खैर ये मेरे पास ओवरलैप नंबर 2 है। तो जब इसको हम सोल्व करेंगे, यानी इस इंटीग्रल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन में आसानी आते हैं। यानी कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि यहाँ डायरेक्ट स्टेप्स किए गए हैं, इनकी जो डेरिवेशन है, असल बात पूछे मुझे भी इनकी जो डेरिवेशन है उनकी समझ नहीं आई,
कि ये स्टेप यहाँ से कैसे और यहाँ से कैसे आया। अलबत्ता थोड़ी बात समझ आई थी, लेकिन ट्राई की थी, लेकिन मुझसे सोल्व नहीं हुआ। इसलिए जो डायरेक्ट स्टेप्स हैं वो भी मैंने इधर डायरेक्ट ही लिख दिए हैं, और ना ही यूट्यूब पर और ना ही गूगल पर, ना इसकी यानी कि मुझे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं भी आप लोगों को इसकी यानी कि अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो फिलहाल मुझे यानी कि इसकी डेरिवेशन समझ आए, क्योंकि मुझे पर यानी कि काफ़ी बर्डन है और भी वीडियोस बनानी है, तो इसलिए मैंने जो डायरेक्ट स्टेप्स हैं वो लिख दिए है। अगर आप अपने इंस्ट्रक्टर से, डॉक्टर साहब से, जो मैं आपके टीचर हैं उनसे डेरिवेशन पूछेंगे तो मे भी वो आप लोगों को बता दें। खैर, अब ये देखिए, जो ये दो इक्वेशंस ये तो हम पहले ऑलरेडी जानते हैं कि जब हमारे पास x लेस देन जीरो तो तब हमारे पास ये होती हैं, और जब x ग्रेटर देन जीरो तो हमारे पास ये होती है। जनरल इक्वेशंस होती है हमारे पास, ओके, साई की फंक्शन की। अब इन जनरल जो इक्वेशंस है ये हमारी अब हेल्प करेंगे कि जो हमारे पास ओवरलैप टू और ओवरलैप जो हमारे पास वन है उनको सोल्व करने में। ओके, तो अब यहाँ देखें कि अब जो हम ओवरलैप टू है, ओवरलैप टू में कौन सी इन दोनों में से इक्वेशन यूज़ करेंगे, वो हमारे पास ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे रीजन है वो हमारे पास ये है, ओवरलैप टू ये इसमें आ रहा है ना, एक्स ग्रेटर देन जीरो में, इसलिए हम इस इक्वेशन को चूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि इधर हमारे पास एक्स ग्रेटर देन जीरो है, तो अब इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो अब इस इक्वेशन में ये है, इस इक्वेशन में जब हमारे पास ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। ओके, जब ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशंस बन जाएगी। ओके, तो अब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि अब हमने क्या किया हुआ है, जिस तरह यहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट की है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पुट किया, ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में जो पी एक्स की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे। अब जो मेरे पास ये पी एक्स जो मोमेंटम है, ये वैल्यू कहाँ से ले जाएंगे, ये देखिए जो हमने पीछे निकाल ली हुई है ये वाली वैल्यू। ओके, ये वैल्यू हम पुट करेंगे, तो ये वैल्यू हमने इधर पुट करेंगे, तो उसको मैनेज करेंगे तो हमारे पास हम इस इक्वेशन में आ जाएंगे। डन हो गया। तो अब ये जो हमारे पास साई है, एक्स है, ये क्या है, ये हमारे पास वैल्यू है डब्ल्यू की। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, साई डब्ल्यू के बी। ओके, अब हमारे पास जो वेव फंक्शन है वो डब्ल्यू के बी मेथड का हमारे पास ये वेव फंक्शन आ चुका है। ओके हो गया, ये हमारे पास एक्चुअल वैल्यू आ चुकी है किसकी, ओवरलैप टू की। लेकिन अब इसको भी मैनिपुलेट करने के लिए हम इसको कंपेयर करना पड़ेगा एरिज फंक्शन के साथ। यानी कि जो हमारे पास एरिज फंक्शन है, जो टेबल हमने पहले बताया हुआ था, जो एरिज फंक्शन का ये वाला टेबल, तो इस टेबल से इसको हम कंपेयर करेंगे। अच्छा, पहले थोड़ी बात ना एरिज फंक्शन देख ले कि जो एरिज फंक्शन है ये हमारे पास स्पेशल फंक्शन होता है। जो एरिज फंक्शन है ये एक तरह के कह ले, जो जिसने डिस्कवर किए थे ना ये फार्मूले, वो और कोई साइंटिस्ट था, लेकिन बाद में आने वाला जो एरी नाम का साइंटिस्ट था, यानी कि ये ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर था जिसका नाम था जॉर्ज बिडल एरी। इसका नाम क्या था, ये हमारे पास ब्रिटिश एस्ट्रोनॉमर था, इसका जो कंप्लीट नाम था वो जॉर्ज बिडल एरी, ये नाम था। इसने उस फार्मूले को मैनिपुलेट किया, तो उसने उन फार्मूला किसी और डिस्कवरी को अपना नाम पर लगा लिया था, अपने नाम से इसको ने कर लिया था, एरिज फंक्शन। ओके, तो जो एरिज फंक्शन है बेसिकली क्या होता है, हमारे पास जो ये दिखे ना, इसमें हमारे पास दो हैं, ए और बी है, ए और बी है। तो ये दोनों क्या है, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की। कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं वो हमारे पास एरिज फंक्शन होते हैं। ओके, तो बेसिकली एरिज फंक्शन को हम इस फॉर्म में लिखते हैं, जो हमारे पास होता है इस फॉर्म में। ओके हो गया। तो एरी इक्वेशन को हम स्टोक्स इक्वेशन का भी नाम देते हैं। किसका? स्टोक्स इक्वेशन का भी नाम देते हैं, हाँ, क्योंकि इससे मिलता जुलता है ना, इसलिए। तो अब यहाँ याद रखिएगा कि जो मेरे पास एरीज है ये सिंपलेस्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सिंपलेस्ट क्या है? सिंपलेस्ट सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये मेरे पास जो एरीज इक्वेशन है, जिसको हम स्टोक इक्वेशन भी बार कह देते हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है कि जब हम टर्निंग पॉइंट से, टर्निंग पॉइंट की एक साइड से दूसरी साइड में जाते हैं, तो जो मेरे पास वेव फंक्शन होता है वो चेंज हो जाता है। अब जो ये मैंने लास्ट वाला जुम्मला बोला है, इसकी समझ आप लोगों को तब आएगी जब आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी, कि जब हमारे पास एक टर्निंग पॉइंट होता था, एक टर्निंग यानी कि देखे ना, ये था ना हमारे पास, ऐसे था। तो जब हमारे पास क्या था, ये रीजन टू था, ये रीजन वन था, ये रीजन थ्री था हमारे पास।
ओके, तो जब हमारे पास पार्टिकल रीजन 1 में या रीजन 3 में होता था, उसका क्या होता था बिहेवियर जी? आप लोगों ने अगर ये वीडियो देखी है तो इसका आप आंसर इजीली देख देंगे। ये मैं आपको छोड़ रहा हूँ कि आप लोग इसका आंसर देंगे। यानी कि ये देखें, हमने जब डब्ल्यू की मेथड को स्टार्ट किया तो उसमें हम इन तमाम चीज़ों को स्टडी किया था। तो अब खैर आपको लोगों को समझने की क्या है, तो हमने इधर 3 रीजन बनाए थे। ये मेरे पास डिस्टेंस है, ये मेरे पास पोटेंशियल है डब्ल्यू है, ये मेरे पास पार्टिकल लेवल है, एनर्जी लेवल है पार्टिकल का। तो ये रीजन 1 है, ये रीजन 3 है, ये रीजन 2 है। रीजन 1 और 3 में एनर्जी कम थी पोटेंशियल, रीजन 2 में एनर्जी ज़्यादा है पोटेंशियल से। ये देखिए रीजन 1 है, ये 3 है और ये 2 है। तो ये क्लासिकल रीजन है, तो ये भी नॉन क्लासिकल रीजन है, ये भी नॉन क्लासिकल रीजन है। तो इसमें जब हम इसमें रीजन 2 में इंटर होते थे, रीजन 2 में इंटर का मतलब जब एनर्जी ज़्यादा होती थी पोटेंशियल, उस वक्त जो वेव बनती थी पार्टिकल की वो क्या बनती थी, बेसिकली मेरा ये क्वेश्चन है। तो आई होप आप लोगों को पता होगा जी, पता होगा। वो होगी हमारे पास ओसिलेटरी वेव होगी, ओसिलेटरी कह लें या हार्मोनिकली कह रहे हैं। ओके, तो जब यहाँ ये रीजन 2 में, जब रीजन 3 में या रीजन 1 में होगी, उस वक्त एक्सपोनेंशियली फॉर्म होगी वेव की, पार्टिकल की वेव की। ओके, खैर ये बातें हमने डिटेल में डिस्कस की हुई है लास्ट वीडियो में। अच्छा, हम अपने मुद्दे पर, पता नहीं कौन कहाँ से हमारा पॉइंट था, तो हमारा पॉइंट कहाँ था जी? ये देखिए हमारा पॉइंट ये था कि अब हमने जो मेरे पास डब्ल्यू की वेव आ चुकी है, इसको हमने कंपेयर करना है इस टेबल के साथ। ओके, तो अब देख लें इन 4 इक्वेशंस हैं। अच्छा, पहले ये देखें कि हम किसको देख रहे हैं, ओवरलैप 2 है। तो ओवरलैप 2 में हमारे पास क्या था, ये x ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब हुआ कि इन दोनों इक्वेशंस में से हमको इक्वेशन को चूज करेंगे। तो इन दोनों इक्वेशन में से, क्योंकि देखें ना x ग्रेटर देन 0 है, तो इन दोनों इक्वेशन में से कौन सी, अच्छा इन जो इक्वेशंस होती हैं इनको इक्वेशन कहते हैं एसिम्प्टोटिक फॉर्म्स या एसिम्प्टोटिक इक्वेशंस या एसिम्प्टोटिक वेव फंक्शन का नाम देते हैं। ओके हो गया, तो ये एरी फंक्शन, इन दोनों में से कौन सी इक्वेशन चूज होगी जी? जी, ये यूज़ होगी, ये यूज़ होगी, बल्कि दोनों यूज़ होंगे। तो वो देखें कैसे कैसे यूज़ होती हैं, वो हमारे पास इसका ये है। ये देखिए, ये मेरे पास एरी फंक्शन है, वो दोनों को हमने एक फॉर्म में लिख लिया हुआ है, दोनों इक्वेशंस को, ए और बी दोनों को। तो अब इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साई है, तो यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साई है। इन दोनों साई को हम आपस में, चूंकि लेफ्ट हैंड दोनों की इक्वल है, इसलिए जो दोनों की राइट हैंड साइड होंगी, यानी कि ये जो होगा राइट हैंड साइड ये वाली, ये इसकी इक्वल होगी इसके। ओके, तो ये देखें, हम अब इसको हम कंपेयर करते हैं। तो जब कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम जो एक्सपोनेंशियल देखेंगे। ओके, यहाँ देखें, ये एक्सपोनेंशियल क्या है कि -2/3, और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल है। तो यहाँ देखें, ये क्या एक्सपोनेंशियल इस एक्सपोनेंशियल मिल रहा है जी? बिल्कुल ऐसा ही है। ये देखें ना, इसका जो एक्सपोनेंशियल है वो क्या है, -2/3 है, और अल्फा एक्स की पावर क्या है, 3/2 है। ये एक्सपोनेंशियल इस एक्सपोनेंशियल से मिल रहा है। ओके, इससे तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरे पास ये टर्म है ये इसके इक्वल है, इसके इक्वल है। ओके, चलो ये तो बात होगी, ये तो हमने लिख लिया, ये देखिए हमने लिख लिया। अब बात करते हैं इसकी। ये एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव वाला यहाँ है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे, ज़ीरो के इक्वल कर देंगे। तो अब इसमें जो मज़ेदार बात वो ये है कि जो हमने पहला कंपेयर किया है, ये क्या है, इसके साथ मिल रहा है ना, इसके साथ मिल रहा है। तो अब इसके साथ जो भी कोफिशिएंट्स होंगे, जो भी होंगे, वो ये कोफिशिएंट अब इस कोफिशिएंट के इक्वल होंगे इसके, अगरचे ये आपस में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। हमारा जो मेन कंसर्न है वो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म से मिल रही है, इसलिए जो भी इसके कोफिशिएंट्स होंगे वो इस कोफिशिएंट्स के इक्वल होंगे, हाँ वो आपस में मिले, आपस में इक्वल हों या ना हो। क्योंकि अब एक्सपोनेंशियल इक्वल हो चुके हैं, इसलिए हम दोनों के जो कोफिशिएंट वो इक्वल रखेंगे। अब क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल उसमें वहाँ है ही नहीं, मौजूद नहीं, इसलिए इसको हम जो हमारे पास ये कोफिशिएंट होंगे इसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे। तो अब ये तो हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा, ये पूरी टर्म इधर आके जो जीरो हो जाएगी, बी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो ए की वैल्यू होगी वो हमारे पास होगी, यानी कि दो इनको जब हम सोल्व करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो हमारे पास जो ए की वैल्यू होगी वो हमारे पास ये आ जाएगी। और मैं अगेन बता रहा हूँ कि ये हम डेट स्टेप्स कर रहे हैं।
तो अब ये हमारे पास सोल्व हो चुका है। जो ओवरलैप टू था हमारे पास वो सोल्व हो चुका है, ये वाला। अब बिल्कुल सेम प्रोसेस हम ओवरलैप वन के लिए करेंगे। जब हम ओवरलैप वन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये देखें वही सेम इक्वेशन है जो ओवरलैप टू में हमने देखी थी। इसका सोल्यूशन ये है, इसका सोल्यूशन ये हमारे पास ये है। डायरेक्ट स्टेप्स किए हैं तो हमारे पास ये सोल्यूशन आ चुका है। तो अल्लाह बार करे आप लोगों का। तो अब जो हमारे पास होगा वही सेम जो हमारे पास प्रोसेस होगा, यानी कि पहले इस यहाँ तक देख लें कि क्या आया हमारा जो ओवरलैप। जब हमको सोल्व वन को सोल्व कर रहे हैं उसमें हमारे पास ये जो इक्वेशन आई है ये इससे इक्वल है। जब हम इसको सोल्व किया तो ओवरलैप टू को इक्वल है, लेकिन बस एक चीज़ का डिफरेंस वो है माइनस का। इधर क्या है पॉजिटिव है, इधर क्या है माइनस है, बस ये फ़र्क है। क्यों? क्योंकि वो ये देखे ना, ये हमारे पास ये इस साइड पर टर्निंग पॉइंट इस साइड पर है। एक बात, दूसरी बात ये है कि हमने इधर दो फार्मूले लिखे थे, ये देखे ये दो जो हमने जनरल फार्मूले कहे थे, जो दो जनरल फार्मूले थे, ये फार्मूला हमने यूज़ कर लिया था। क्यों? क्योंकि ये x ग्रेटर देन जीरो था, यानी कि ये ओवरलैप टू के लिए सिचुएटेबल था ये हमारे पास। अब जब ये केस क्या है x लेस देन जीरो है, उस केस में x लेस देन जीरो ये है, तो अब हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले यही यूज़ किया था जब हमने ओवरलैप टू को सोल्व करना था। अब ओवरलैप वन के लिए ये यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ओवरलैप वन हमारे पास किस रीजन में आ रहा है, जब x लेस देन जीरो हमारे पास। तो अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। ये इक्वेशन हमने लिख ली हुई है। अब इस इक्वेशन में जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, यानी जो मेरे पास ये वैल्यू है यहाँ भी पुट कर देंगे और यहाँ भी पुट कर देंगे। वैल्यू पुट कर दी, और सेकंड बात ये है कि जो मेरे पास इसकी वैल्यू भी हमने पुट कर दी हुई है। ये वैल्यू कहाँ से ली, यानी कि ये देखें ये वैल्यू है मोमेंटम की, यानी कि ये हमने ओवरलैप टू में भी वैल्यू पुट की थी, ओवरलैप वन में भी हम यही वैल्यू पुट कर रहे हैं। एक और बात रह गई वो ये कि ओवरलैप वन में जब x की वैल्यू लेस देन जीरो है उसमें क्या क्या है, इनिशियल वैल्यू क्या है x है, फाइनल वैल्यू जीरो है। इनिशियल वैल्यू क्या है, जब हमने ओवरलैप टू को स्टडी किया था उसमें हमारे पास जो इनिशियल वैल्यू क्या थी जीरो थी, और फाइनल वैल्यू x थी। ये आप लोगों को रिमेंबर होना चाहिए। अच्छा जी, ये हमने ये क्वेश्चन लिख लिया, जनरल इक्वेशन हम इस इक्वेशन में आ चुके हैं। अब हम फिर क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। इस इक्वेशन को हम एरी इक्वेशन के से कंपेयर करेंगे, जो हमने हमारे पास टेबल था। तो टेबल कहाँ गया, ये टेबल है हमारे पास। ओके, अब चूंकि क्या है x लेस देन जीरो है, तो x लेस देन जीरो में हमारे पास ये इक्वेशन यूज होंगे। ओके, तो यानी कि ये देखना जिस तरह हमने ओवरलैप टू में देखा था, इन दोनों इक्वेशंस को एक फॉर्म में लिख कर हमने इसी तरह हम बिल्कुल इसी तरह इस केस में करेंगे जब हमारे पास लेस देन जी लेस देन जीरो, यानी एक्स लेस देन जीरो होगा। ओके, जब हमारे पास ये रीजन होगा, तो अब यहाँ जो हमारे पास साइन वाला पार्ट होगा वो जीरो इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमारे साइन सॉरी जो कॉज वाला पार्ट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि हमारे पास ये बी इज इक्वल टू हमारे पास जीरो हो जाएगा, क्योंकि हमें कॉज की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ साइन जो कंपोनेंट होगी उसकी हमारे ज़रूरत होगी ड्यू टू साइनोसाइडल वेव या साइनोसैटरी या हार्मोनिक वेव की वजह से। अच्छा जी, अब ये मेरे पास आ चुका है। ये मेरे पास सोल्यूशन किसका है, इसको इस तरह कह लें या फिर इसको डब्ल्यू के भी कह लें। अब चूंकि ये भी साई है, ये भी साई है, इन साइड लेफ्ट राइट दोनों को इक्वल है, तो लिहाजा इन दोनों की जो इक्वेशन है राइट हैंड साइड, इन दोनों को हम इक्वल करते हैं। तो जब हम इनको इक्वल करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाए, सॉरी जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को देखें ज़रा। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इस फॉर्म में। यानी क्या किया है कि जो हमारे पास ये है ना पैचिंग वाली, ये जो हमारे पास पैचिंग वाला जो वेव फंक्शन है ये साइन की फॉर्म में है। अब इस साइन फॉर्म को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, यानी कि ई की पावर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास डब्ल्यू के बी वाला मेथड है इसमें हम ये देखें एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो जब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जो कंपेयर करना होगा इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ जो कंपेयर करना होगा वो आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा। इसलिए इस इक्वेशन को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिख दिया हुआ है। डन हो गया। अब यहाँ हमने फार्मूला कौन सा यूज़ किया, वो फार्मूला हमारे पास ये है, साइन थीटा इज इक्वल टू ई की यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव यूटा थीटा तो 2i, ये फार्मूला हमने यूज़ किया। इस फार्मूले की मदद से हमने क्या किया हुआ है, इस इक्वेशन को हमने इस इक्वेशन में लिख दिया हुआ है।
अब हमारे पास ये क्या बन चुकी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अब जो मेरे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो जो राइट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड और जो इसकी ये राइट हैंड साइड है, इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। ये एक पार्ट ये है और सेकंड पार्ट हमारे पास ये है। ओके, यानी कि सिर्फ क्या किया है इसमें, देखिए सिर्फ सिर्फ एक है ना ए। अब इस ए को, एक जो मेरे पास ए है, इस ए को हम कंपेयर करेंगे इस बी के साथ भी और सी के साथ भी। ओके, तो ये देखें इसमें भी ए आ रहा है और इसमें भी ए आ रहा है। क्योंकि जो पैचिंग वाला इक्वेशन है इसमें हमारे पास सिर्फ ए कोफिशिएंट है, जो ए है। तो अब इस ए को हम जो हमारे पास है WPP मेथड वाली जो इक्वेशन है, इस बी के साथ भी कंपेयर करेंगे और इस सी के साथ भी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर क्यों करेंगे, अब ये क्वेश्चन है। हालांकि जब हमने ओवरलैप टू को ओवरलैप टू जो हमने अभी देखा है लास्ट पे, तो उसमें हमने जो था उसको एक बी को जीरो के इक्वल रख दिया था। अब हम इस तरह कर सकते हैं ना कि इसको हम कंपेयर करेंगे जो मेरे पास इसके साथ, लेकिन जो हमारे पास होगा इसको अब हम इक्वल कर देंगे इस ज़ीरो के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि उधर जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल थे वो आपस में नहीं मिल रहे थे। क्या थे, जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल थे वो आपस में नहीं मिल रहे थे। ये देखें ना कि ये देखें, जब हमने ओवरलैप टू को देखा था उसमें जो मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल था, सिर्फ एक जो एक्सपोनेंशियल था ये इससे मिल रहा था, इस एक्सपोनेंशियल से सेम था। लेकिन जो मेरे पास ये एक्सपोनेंशियल जो पॉजिटिव वाला एक्सपोनेंशियल है, ये इसमें से पॉजिटिव वाला एक्सपोनेंशियल कोई है ही नहीं। तो इसलिए हमने इस बी को ज़ीरो के इक्वल कर दिया था, ज़ीरो के इक्वल कर दिया था। लेकिन अब यहाँ केस वो नहीं है। अब यहाँ देखें, अगरचे हमारे पास क्या है, जो पैचिंग वाला रीजन है इसमें एक ही ए है, लेकिन इसमें दो कोफिशिएंट्स का एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, एक पॉजिटिव वाली है और एक नेगेटिव वाली है। अब इसको ये इसके साथ है ना, ये इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये ए इसके साथ आएगा। इसको जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल है, इस एक्सपोनेंशियल को हम कंपेयर कर रहे हैं इस एक्सपोनेंशियल के साथ क्योंकि ये सेम है। और जो ये एक्सपोनेंशियल है माइनस वाला, इस एक्सपोनेंशियल को हम कंपेयर कर रहे हैं इस माइनस एक्सपोनेंशियल के साथ जो कि डब्ल्यू मेथड वाला है। ओके, इसलिए यहाँ जो बी होगा वो जीरो की इक्वल नहीं आएगा। ये हो गया। अब जो ए के पीछे हमने वैल्यू निकाली है वो ये है। अब ए की वैल्यू को हम यहाँ पुट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ओके, बी की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी, जो हमारे पास सी की वैल्यू है वो हमारे पास ये आ जाएगी। लास्ट ओवरलैप टू को हमने स्टडी किया था, उसमें हमने ए की वैल्यू निकाली थी, बी की वैल्यू जीरो की इक्वल हो गई थी। यहाँ हम बी और सी की वैल्यू हमने निकाल ली है बाई सॉल्विंग ओवरलैप 01 को। तो अब हमने क्या करना है कि जो बी और जो सी की वैल्यू है, बी की ये वैल्यू है और सी की ये वैल्यू है, इन दोनों वैल्यूज़ को जो हमने जो जनरल इक्वेशन देखी थी ना, जब हम ये मेरे पास जनरल इक्वेशन है, इन दोनों जनरल इक्वेशन को हमने यूज़ किया है। अभी आप लोगों ने देखा है ओवरलैप टू को भी सोल्व करने में, ओवरलैप वन को भी सोल्व करने में, ये दो जनरल इक्वेशन है। इन जनरल इक्वेशंस में हमने अब जो हमारे पास है ना ये वैल्यू बी और सी की वैल्यू को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। किस केस में, जब हमारे पास x लेस देन होगा ज़ीरो से, x लेस देन ज़ीरो कह लें या ये इस तरह कह लें, x लेस देन ज़ीरो कह लें या x लेस देन x2 कह लें, एक ही बात है। क्योंकि अब हमने ज़ीरो को पढ़ा हुआ है स्टडी किया, तो इसलिए हम ज़ीरो तक कह सकते हैं और ये x2 भी कह सकते हैं। अब ये फिर वो नई पुरानी बातों को छेड़ना पड़ेगा कि ये जीरो x2 इक्वल किस तरह है। तो खैर सिंपल वर्ड में हमने चूँकि जो देखा था रीजन, ये देखें, ये देखें हमने इधर x2 माना था ना, जो टर्निंग पॉइंट था। ओके, तो टर्निंग पॉइंट की इस जानिब क्या था, x लेस देन ज़ीरो है और इस साइड पर क्या है, x ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो अब जो हमारे पास है, जब b और c की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन में पुट किया बी और सी के वैल्यू को, तो इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। ओके, तो यहाँ देखें x लेस देन x2 कह ले या ये वैल्यू पुट कर ले, एक ही बात है। क्योंकि हमने x लेस देन ज़ीरो पढ़ा हुआ है इसलिए आप इसको भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। x यहाँ क्या है, तो x यहाँ क्या है, जो x लेस देन ज़ीरो कह लिया, x लेस देन x2 कह लिया। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ये रीजन है, ये वाला रीजन है, ये वाला,
कि ये टर्निंग पॉइंट की इस साइड जो हमारे पास ये राइट हैंड साइड के लिए जो जनरल इक्वेशन का यानी कि जो सोल्यूशन वो ये है। बेसिकली हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ तक ख़त्म हो चुका है यहाँ तक, लेकिन अब जो जनरल इक्वेशन है उनको भी हमने देखना है। तो उसके लिए हमारे पास जो ये वैल्यू आ चुकी है, अब इस इक्वेशन को देखते हुए मद्देनजर रखते हुए हम ये देख लेंगे कि अब जो टर्निंग पॉइंट है इस साइड, टर्निंग पॉइंट की इस साइड पर हमारे पास क्या ये आंस आया है, यानी कि जब x लेस देन 0 है या x लेस देन x2 है, तो अब जो टर्निंग पॉइंट की इस जानिब क्या है, x लेस ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब क्या है, जो x ग्रेटर देन x2 है, इसका यही मतलब है ना। तो अब इस केस में यानी कि जो टर्निंग पॉइंट के इस जानिब का जो हमने आंस निकाल लिया, इक्वेशन निकाल लिया, अब इसका जो ऑपोजिट होगा तो उसमें हमारे पास क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा जी। बस यही फ़र्क होगा। बाकी जो मेरे पास साइन और वो भी जो हमारे पास पार्ट होगा वो डिलीट हो जाएगा। वो क्यों? क्योंकि जो हमारे पास वेव होगी, यानी कि अब फिर वही जो हमारे पास ये देखिए, जब हमने इसको स्टडी किया 3 रीजन्स बनाए थे ना, तो एक में हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन रही थी वेव की, एक में हमारे पास बन रही थी ओसिलेटरी, जिसको हम हार्मोनिक भी कहते हैं, ओसिलेटरी भी कहते हैं। तो उसकी वजह से जो मेरे पास साइन वाला एक्सपोनेंशियल जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब जाकर मेरा जो साइन वाला पार्ट है वो नहीं रहता। ओके, तो इस वजह से जो मेरा साइन वाला है वो ज़ीरो हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा इधर। तो यही आज का हमारा इतना सा ये टॉपिक था। अगर एक्चुअली हमारे पास बात बता क्या है कि जो हमारे पास ये फार्मूला ये ना, ये टॉपिक्स आपस में मिलते जुलते हैं। टॉपिक मेथड ये इससे लिंक है, ये इससे लिंक है, और जो अब हम स्टडी कर रहे हैं 17वां टॉपिक, ये देखिए ये तीनों आपस में लिंक्ड हैं। जब हमें इसकी समझ होगी तो इसको समझना आसान होगा, जब इन दोनों की समझ होगी तो इसको समझना हमारे लिए ईजी होगा, आसान होगा। ओके, तो आने वाली वीडियोस में इन टॉपिक्स पे बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।